Good morning, students. Today we'll discuss about application of Gauss law. तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो मैंने लास्ट 3 वीडियो डाला था वो इसका कंटिन्यूशन नहीं है, ठीक है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये NWT और जेई मेंस के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन है उसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गॉस लॉ को डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, कोई एक्सप्रेशन डिराइव करने वाला वैसे हूँ नहीं यहाँ पे। तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल को ही करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। जैसे कि गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन है तुम्हारे एनसीईआरटी की किताब में, वहां पे तुम्हें एक एप्लीकेशन तो मिल जाएगा शेल वाला, ठीक है। स्फेरिकल स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल के लिए तुमने जो अगर ये एक स्फेरिकल शेल है, हैविंग रेडियस r है, तो तुम्हें याद होगा यहाँ पे तुमने 3 केसेस किए थे कि आउटसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, फिर विद इन द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, फिर इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो यहाँ पे अगर मैं इनसाइड वाला केस कंसिडर करूं कि इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, अगर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा, अगर इस शेल का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इसका इनसाइड द शेल तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है? 0 होता है। तुम्हें पता है, वो तुम कर चुके हो, है ना, क्योंकि अंदर कोई चार्ज होता ही नहीं। क्लियर है। तो अगर मेरे पास शेल की जगह पर अगर एक कंडक्टर होता, अगर मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, अगर मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है हैविंग रेडियस r, हैविंग रेडियस r, मैं वही बात कर रहा हूं इनसाइड पे, ठीक है। तो हमें कंडक्टर का प्रॉपर्टी जो है वो पता है कि कंडक्टर में इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इनसाइड द कंडक्टर टोटल चार्ज इज 0। तो इनसाइड द कंडक्टर अगर ये इसका अगर अब देखो ये सरफेस डेंसिटी है सिग्मा, ये कंडक्टर है, तो यहाँ पे वॉल्यूम डेंसिटी होगा क्या? यहाँ पे वॉल्यूम डेंसिटी होगा? तो आंसर है यहाँ पे वॉल्यूम डेंसिटी नहीं होगा। क्या ये स्फीयर 3 डायमेंशनल है? ये स्फीयर 3 डायमेंशनल बॉडी है, तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनसाइड द स्फीयर चार्ज इज 0। जो भी चार्ज आप रखोगे यहाँ पे, जो भी चार्ज आप यहाँ पे रखोगे, दैट विल बी शिफ्टेड टू द सरफेस। इसीलिए अगर कंडक्टिंग स्फीयर हो आपके पास, ऑल्दो स्फीयर इज ए 3 डायमेंशनल बॉडी, फिर भी इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी ही होता है, ठीक है। तो देखो एक चीज मैंने पहले बताया कि स्फेरिकल शेल जो है उसका उसके इनसाइड में अगर तुम कोई भी पॉइंट लेते हो तो वो तुम्हें पता ही है, एनसीईआरटी में पढ़ चुके हो, वो है भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। कंडक्टर वो चैप्टर 2 में तुमने इसका प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तुमने अगर कोई भी आर्बिट्ररी गॉसियन सरफेस यहाँ पे कंसीडर किया हैविंग रेडियस स्मॉल r, इसकी तरह मान लो, ठीक है, तो वहां पे भी इस रीजन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है। क्लियर है। मान लो अब एक सिचुएशन ऐसा कंसीडर करते हैं, एक सिचुएशन ऐसा लेते हैं कि मेरे पास एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी अब तो नहीं होगा, ये तो कंडक्टर नहीं है, स्फीयर है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो होगा, ठीक है। तो मान लेता हूं कि मेरे पास एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है जिसके पास यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, ठीक है। अगर अब तुम मैं इसको ड्रॉ करता हूं पहले, ये मेरे पास एक स्फीयर हो गया हैविंग रेडियस मान लो कैपिटल R, ठीक है। नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है, तो क्या होगा? मैं इनसाइड वाला बात कर रहा हूं कि पहले शेल में हमने देखा वो पता था 0 होगा, फिर हमने 3 डायमेंशनल बॉडी बट कंडक्टर लिया, वहां पे एक चीज पता तो था ही पहले से, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होगा। फिर मैंने ये भी बताया कि कंडक्टर के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं होता है, क्योंकि कंडक्टर में तुम जो भी चार्ज इनसाइड में दोगे भी वो सरफेस में चला जाएगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, अगर यहाँ पे तुम्हें किसी भी एक पॉइंट में, किसी भी एक पॉइंट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड कंडक्टर निकालना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वहां पे गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा,
देखो मैंने पहले ही बताया, मैं ये जेडब्ल्यू मेंस के लिए या फिर एनडब्ल्यूटी के लिए एनालिसिस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इतना डिटेल में मतलब थ्योरी को नहीं बताने वाला, थोड़ा सा मतलब जंप करूंगा तो तुम तो ऑब्वियसली समझोगे। तो ये मैंने गॉसियन सरफेस बताया, अब गॉसियन सरफेस क्या है वो सब तुम्हें पता है, ठीक है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना डिटेलिंग हम नहीं करेंगे इस पे। तो मान लो इसका रेडियस जो है स्मॉल आर है, ठीक है, तो टोटल फ्लक्स कितना होता है, वैसे टोटल फ्लक्स कितना है, टोटल फ्लक्स होता है कि इसका वॉल्यूम चार्ज ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये रो है, ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, ठीक है, तो टोटल फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो टोटल फ्लक्स तुम कैसे निकालोगे, टोटल फ्लक्स तुम निकालोगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस करके, वो तो क्लोज इंटीग्रेशन होगा। अब कोई भी पॉइंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, ऐसे जाएगा, है ना, और एरिया वेक्टर वो भी परपेंडिकुलर होगा, वो तो तुम्हें पता ही है, ई डॉट डीएस कॉस थीटा कॉस जीरो होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी तुम ले लो वो कांस्टेंट होगा इस रेडियस के लिए, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी ले लो, पॉइंट अगर यहाँ पे लोगे तो वो ये डिस्टेंस भी आर ही होगा और वो रेडियली आउटवर्ड होगा, इस पे भी ये सरफेस भी परपेंडिकुलर, मतलब सर एरिया वेक्टर जो होगा स्मॉल डीएस के लिए वो तो परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया होगा, मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर जगह पे कोई भी पॉइंट ले लो वो पैरेलल होगा, इन दोनों का 0 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। तो अब देखो ई तो निकल गया यहां से, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, तो कौन सा एरिया से फ्लक्स निकालना है, तो इस वाले एरिया से फ्लक्स निकलेगा, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारे पास। अब चार्ज कितना है, टोटल चार्ज ये वाला पॉइंट पी है, टोटल चार्ज यहाँ पे चार्ज कितना है। अब देखो मैंने कहा था कि ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना होगा, कैसे निकालते हैं, रॉ क्या होगा रॉ मतलब क्यू बाई वी, ऐसे ही तो तुम कहते हो, है ना। तो यहाँ पे तुम टोटल चार्ज निकालोगे, मान लो ऐसे करते हैं, क्यू इंटीग्रेशन ऑफ रॉ डीवी, अगर स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लेते हो, अगर तुम स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लेते हो तो रॉ तो कांस्टेंट है वो निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी मतलब कितना है, ये पूरा वॉल्यूम कितना होगा, तो पूरा वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यू। देखो इस एक्सप्रेशन पे मैं ज्यादा मतलब डिस्कस करने वाला हूं नहीं, मैं मुझे कुछ और इंफॉर्मेशन देना है। तो अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास फ्लक्स जो टोटल हो गया उसका वैल्यू है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का वैल्यू तुमने निकाल लिया कि टोटल इतना जगह, इतना जो तुम्हारे पास वॉल्यूम है यहाँ पे कितना चार्ज है, तो इसका वैल्यू ये है। अब इन दोनों को मैं इक्वल कर देता हूं, ठीक है, तो देखो इन दोनों को अगर तुम इक्वल कर दोगे तो इंप्लाइज ये हो गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया रो 4/3 पाई आर क्यू, इतना तो वैल्यू हो गया तुम्हारे पास क्यू का, और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट भी है। अब देखो कुछ पैरामीटर जो है 4 पाई आर, तो ई कितना हो जाएगा, ये हो गया रो डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और एक आर बचेगा, ठीक है, ये अगर तुम वेक्टर दोगे तो ये आर यहाँ पे वेक्टर होगा, तो ये मैग्नीट्यूड होता है, मतलब मैं ये बताना चाहता था। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मैं डिराइवेशन पे इतना मतलब ध्यान नहीं दे रहा, मुझे ये बताना था अगर तुम्हारे पास एक स्फेरिकल शेल है तो इनसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, 0। अगर तुम्हारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वो भी 0। अगर तुम्हारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिस जो नॉन कंडक्टिंग है और उसमें यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रॉ है, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रॉ, ठीक है, तो वहां पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन जो होता है वो ये होता है, क्लियर। तो चलो इसको हम याद रखेंगे कि हमारे पास अगर कंडक्टर ना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो रॉ बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर, मैं वेक्टर डाल देता हूं यहाँ पे ताकि तुम्हें डायरेक्शन के बारे में भी पता चले, ठीक है, तो आर वेक्टर होगा, आर ये वाला रेडियस है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, देखो अभी मैं एक सिचुएशन दूंगा ऐसे कि मान लो तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, तुम्हारे पास एक
इसको चेंज कर देता हूँ पहले, रुक जाओ। तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, तो ये कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है इसका रेडियस r है, ठीक है। तो ये मान लो एक प्रॉब्लम है मेरे पास कि मेरे पास एक कंडक्टर है, उसका रेडियस r है, और मैंने यहाँ पे कैविटी कंसीडर किया, कैविटी, ठीक है, हैविंग रेडियस a, और यहाँ पे भी कहीं पे मेरे पास एक कैविटी है हैविंग रेडियस b। आई रिपीट, इट इज ए कंडक्टर, ठीक है। और यहाँ पे तुमने क्या किया, QA चार्ज दे दिया, यहाँ पे तुमने क्या किया, QB चार्ज दे दिया सेंटर पे, ठीक है, कहीं पे तुमने QA चार्ज और यहाँ पे QB चार्ज दे दिया। अब तुम्हें जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि जो कैविटी, मान लो ये कैविटी नंबर 1 है, ये कैविटी नंबर 2 है, जो कैविटी 1 है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, जो कैविटी नंबर 1 है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी A कितना है, फिर तुमसे पूछ रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी B कितना है, फिर तुमसे पूछ रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी R जो है मतलब पूरे सिस्टम के लिए वो कितना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर के अंदर दो कैविटीज है, ठीक है, कैविटीज एक A रेडियस का, एक B रेडियस का, इसमें QA चार्ज है, इसमें QB चार्ज है। क्वेश्चन ये तुम्हारे पास है, ये तीनों सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना पड़ेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा क्योंकि कंडक्टर है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसमें इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि सिग्मा A अगर मुझे निकालना है, वैसे सिग्मा तो मुझे पता है चार्ज वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो यहाँ पे एरिया तो 4πa² ऐसा कुछ होगा, है ना, तो चार्ज पर यूनिट एरिया। अब देखो ये कंडक्टर है, ये पूरा सिस्टम कंडक्टर है, तो यहाँ पे अगर तुमने QA चार्ज दिया तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे इसके अंदर QA चार्ज है, ठीक है, तो वो इसके सरफेस पे -QA चार्ज इंड्यूस कर देगा, ठीक है। यहाँ पे चार्ज कितना है, कितना दिया तुमने QA, तो ये बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन बाहर कितना चार्ज क्रिएट करेगा, -Q। अब तुम कहोगे सर -Q कैसे हो, वैसे मैं इसको उल्टा तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकता हूं। अगर तुम्हारे पास ये वाला चीज जो रेडियस कैपिटल R है, ये तुम्हारे पास कंडक्टर है, अगर ये तुम्हारे कंडक्टर है तो इनसाइड द कंडक्टर तो टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, है ना। तो देखो अब तुम ऐड करो इन दोनों को, टोटल चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। अगर ये, तो फिर ये चार्ज गया कहां, देखो इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे पास ये QA है तो ये इंड्यूस करेगा यहाँ पे -QA, और जो ये -Q है ये तो कंडक्टर है, ये बाहर +Q इंड्यूस करेगा। एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूं कि जो चार्ज तुम कंडक्टर के अंदर देते हो ना, वो शिफ्ट होकर सरफेस चार्ज डेंसिटी बाहर चला जाता है, वही चार्ज बाहर चला जाता है, ठीक है। मतलब +Q तुमने यहाँ पे दिया, ये शिफ्ट होकर बाहर चला गया, कैसे गया, इसने इंड्यूस किया -Q की वजह से फिर बाहर +Q हुआ। अब तुम समझ जाओगे कि यहाँ पे है तो यहाँ पे -Q होगा, QB होगा, और ये बाहर जाके QB हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था, अब क्वेश्चन ये था कि सिग्मा A कितना है, तो सिग्मा A कितना है, Q, सिग्मा मतलब क्या होता है मैंने बताया, सिग्मा मतलब Q चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब 4πa² तो होगा यहाँ पे Q कितना है, तो -QA है, देखो सरफेस चार्ज कितना है, -QA, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब 4πa²। अब तुम निकाल पाओगे कि सिग्मा भी कितना है, सिग्मा भी कितना होगा, -QB/4πb²। फिर तुम्हारे पास ये बताना, आई होप कि तुम कर पाओगे, ये क्या होगा, चार्ज, तो इस पूरे सॉलिड स्फीयर जो है कंडक्टर, उसके लिए तुम्हारे पास सरफेस में चार्ज कितना है, QA + QB डिवाइडेड बाय 4πr²। गॉट इट। तो ये प्रॉब्लम मैंने इसलिए करवाया ताकि तुम्हें अगर कंडक्टर वाला केस हो तो तुम्हें वो, अगर कंडक्टर में कैविटी हो तो तुम्हें पता चले कि एक्चुअली क्या हो रहा है। कंडक्टर में कैविटी हो तो तुम्हें पता चले कि उस कैविटी में चार्ज देने से चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। तुम्हें ये भी पहले से ही मैंने बता दिया कि कंडक्टर में सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, इनसाइड द कंडक्टर वो प्रॉपर्टी फुलफिल होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे QA है, यहाँ पे QB है, अंदर चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, QA - QA 0, QB - QB 0, तो प्रॉपर्टी फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर था, ये क्वेश्चन था तुम्हारा। आगे बात करते हैं। मान लो मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है,
मान लो मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है और वो नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, और इसका रेडियस में दे देता हूं वैसे, इसका रेडियस कैपिटल आर है मान लो, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहा है कि इसका जो वॉल्यूम चार्ज है, पहले जो पैरामीटर गिवन है वो देख लो, इसका जो वॉल्यूम चार्ज है वो कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट है नहीं। यहाँ पे जो मैंने पहले, इसीलिए मैंने इसको ड्राइव किया था, यहाँ पे जो मैंने पहले ड्राइव किया था वहां पे ये वाला पैरामीटर कांस्टेंट था, ठीक है। यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं है, इसका वैल्यू कुछ ऐसा है, रो नॉट इंटू 5/4 माइनस r/r, ठीक है। तो ये देखो, इसको मैं ऐसे लिखूं तो और क्लियर होगा कि रो इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल आर, और तुमसे पूछ रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट आर इनसाइड दिस सॉलिड स्फीयर। ये नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, बार बार मैं कह रहा हूं। तो यहां पे अगर तुम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते भी हो, ठीक है, तो तुम गॉसियन सरफेस कंसीडर करके कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करके वो तो मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें बताया कि ये जो रॉ है वो यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है नहीं, इस आर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि मुझे मान लो इस वाले पॉइंट दे दिया, मेरे पास पॉइंट उन्होंने दे दिया, डिस्टेंस उन्होंने बता दिया कि कोई भी डिस्टेंस इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो है, सॉलिड स्फीयर जो है, उसमें तुम आर एक डिस्टेंस में कोई भी पॉइंट ले दो और मुझे बता दो कि इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो कोई भी पॉइंट अगर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, हमारे पास वैल्यू 1/4πε0 Q/r² है ना, तो Q/r² होता है। अब देखो 1/4πε0 r, तो उन्होंने वही डिस्टेंस दिया, Q जो है वो मुझे निकालना पड़ेगा एक्चुअली। अगर मुझे पता चले कि ऐसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा, मतलब वही इस एक गॉसियन सरफेस से तुम कंसीडर करने वाले थे, कितना चार्ज होगा ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो ये मैंने लिख लिया, तो इसको तुम कहीं पे लिख लो। तो क्यू कैसे निकालते हैं, जैसे कि तुम अगर इस वीडियो को देखोगे आप पीछे, तो यहाँ पे क्यू मैंने पता है क्यू कैसे निकाला था, क्यू इक्वल टू मैंने इंटीग्रेशन ऑफ रॉ डीवी लिखा था, ठीक है ना। उस टाइम मैंने कहा था कि रॉ कांस्टेंट निकल जाएगा और डीवी के जगह पर 4/3πr तुम लिख सकते हो, ठीक है। बट अब तो ऐसा नहीं है, ये रॉ कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो देखो यहां पे तुम एक इस पॉइंट पे शेल कंसीडर करो एट डिस्टेंस r हैविंग थिकनेस dr, ठीक है। तो मुझे E निकालने के लिए बोला था, E का एक्सप्रेशन तो ये है, अब मुझे Q निकालना पड़ेगा, Q इंटीग्रेशन ऑफ रॉ डीवी से ही निकलेगा। तो करते हैं प्रॉब्लम को, तो पहले Q निकाल लेते हैं, Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रॉ डीवी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डीवी क्या होगा, 0 टू मान लो ये वाला वॉल्यूम हो गया, वी लिया, ठीक है, ये वाला वॉल्यूम, लिमिट तो देना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो रॉ क्या है, रॉ है रॉ नॉट इंटू 5/4 माइनस r/R, ठीक है। डीवी कितना होगा, मतलब यहाँ पे जो तुमने लिया ये वाला शेयर, ठीक है, इसका वॉल्यूम होगा तुम्हारे पास 4πr² इंटू dr, है ना, 4πr² इंटू थिकनेस ये वाला dr, ठीक है। तो यहां से करो प्रॉब्लम को, तो देखो 4π रॉ नॉट जो है वो तो इंटीग्रेशन से बाहर निकल ही जाएगा, है ना। और लिमिट क्या होगा, कहां से किस पॉइंट तक निकालना था तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, r डिस्टेंस पे निकालना था, तो तुम्हें चार्ज भी इसी वॉल्यूम का चाहिए, तो 0 टू r है, ठीक है। तो ये देखो 5/4 माइनस r/r इंटू r² dr, अब तो तुम कर ही लोगे, फिर मैं कर देता हूं। तो देखो यहाँ पे 4π rho नॉट इंटीग्रेशन, इसको थोड़ा ऐसे करते हैं, 5
आर स्क्वायर बाई 4 माइनस आर क्यूब बाई आर, और ये डी आर है, ये हो गया तुम्हारा 0 टू आर। क्लियर? तो इसको करो 4 पाई रो नॉट, ये हो गया तुम्हारा 5/4। देखो ये आर स्क्वायर के ऊपर डी आर होगा, आर स्क्वायर डी आर, तो आर क्यूब बाई 3 होगा, आर क्यूब बाई 3 होगा, और ऊपर से तुम्हारे पास लिमिट भी आर ही है। ये इंटीग्रेशन जो है मैं डायरेक्ट अगर कर लूं, तो डायरेक्ट मैं करूं तो ऐसा होगा, लिमिट में पुट कर देता हूं, आर 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 क्यूब बाई 3 होगा, और लिमिट भी 0 टू आर है, तो ये अल्टीमेटली आर क्यूब बाई 3 ही होगा। ठीक है, माइनस इसके बाद करता हूं, तो ये आर टू दी पावर 4/4 होगा, और आर तो है नीचे, तो इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, इंटीग्रेशन मैंने करके लिमिट भी पुट कर दिया, तो ये वाला आ रहा है मेरे पास। तो इसको और करो, इसको करोगे तो यहाँ से देखो 4 तुम्हारा कॉमन जाएगा, ऊपर से आर क्यूब भी कॉमन ही जा रहा है। ठीक है, तो ले लो यहाँ पे 4 पाई रो नॉट, यहाँ पे आर क्यूब कॉमन लिया तुमने, और नीचे तुमने 4 कॉमन लिया, तो रहा 5/3 माइनस आर बाई कैपिटल आर, ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा। तो एक चीज याद रखना, हम क्यू निकाल रहे हैं अभी, क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकाल रहे, क्यू को पुट करेंगे उस वैल्यू में। तो देखो यहाँ पे अल्टीमेटली क्यू इक्वल टू कितना हुआ, 4 कट गया, तो पाई रो नॉट आर क्यूब, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, फिगर तो तुम ड्रॉ कर ही चुके हो, तो देखो 5/3 माइनस आर बाई आर। ठीक है, ये क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 क्यू, मैं लिख देता हूँ एक बार, बाई आर स्क्वायर था, वो द डिस्टेंस आर स्क्वायर। अब देखो ये नीचे आर स्क्वायर है, ये क्यू का वैल्यू जो है इसको पुट करना है यहाँ पे। आंसर आ गया वैसे मेरा, क्यू का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का वैल्यू जो है वो पाई रो नॉट आर क्यूब, नीचे आर स्क्वायर भी है, ब्रैकेट में 5/3 माइनस आर बाई आर। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि तुम देख सको। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, और इसको देखो पाई पाई तो कैंसिल हो गया। ठीक है, पाई पाई तुम्हारा कैंसिल हो गया, यहाँ पे आर क्यूब है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे रो नॉट आर रहेगा, यहाँ पे रहेगा तुम्हारे पास 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और 5/3 माइनस आर बाई आर। तो ये तुम्हारा अल्टीमेट एक्सप्रेशन है। अब तुम कहोगे कि ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा लेंदी है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है जेई में, ये जेई में इसका ही क्वेश्चन होगा, तो थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन वहाँ पे कम है, तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन भी डाल देते हैं। एडवांस में भी ऐसे ही क्वेश्चन लेंदी ही होगा। ठीक है, तो ये मैंने तरीका बताया था, अगर तुम्हारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तुम्हारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, बट वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो बेसिक थीम क्या था कि यहाँ से तुम्हें निकालना पड़ेगा, हाँ, रॉ डीवी करके। ठीक है, तो डीवी के लिए हमने एक शेल पकड़ा था, उसका वॉल्यूम लिखा। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें निकालना पड़ेगा, तो क्यू का वैल्यू जो है उसको निकालते ही मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, बट ऐसे प्रॉब्लम आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे प्रॉब्लम आता है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं। मान लो मेरे पास एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, और इसका जो रेडियस है मान लो कैपिटल आर। यहाँ पे मैं और एक कैविटी ले रहा हूँ, ये भी एक स्फीयर टाइप है पूरा। ठीक है, इन दोनों का जो सेंटर है ये बी है, मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है बी है। ठीक है, अब तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि देखो कोई भी एक पॉइंट ले लो तुम, यहाँ एक पॉइंट तुमने ले लिया, ये एक पॉइंट ले लिया, तो तुमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस सिस्टम एट पॉइंट पी। ठीक है, तो
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी कितना होगा, अगर मैं वेक्टर भी ले दूं तो देखो इसका भी एक रेडियस ले लेते, क्या है, आर है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो है ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने क्या किया, स्फीयर से एक कैविटी, स्फीयर में एक कैविटी है। अब तुम्हें पूछ रहा है कि इस कैविटी के अंदर एक पॉइंट तुम्हें दे दिया, कह रहा है कि उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। अगर मैं मानूं कि इस स्फीयर में कोई कैविटी है ही नहीं, अगर मैं ये मान के चलूं कि इस स्फीयर में कोई कैविटी है ही नहीं, तो पॉइंट यहाँ पे कहीं पे था, मतलब ये वो वाला केस हुआ, एक सॉलिड स्फीयर है जो कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। अच्छा मैं वो भूल गया, ये रॉ उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा, तो एक सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रॉ है। अब बताओ ये पॉइंट इनसाइड है आउटसाइड है ऑन द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ये तो इनसाइड है। तो पहले क्या एज्यूम किया मैंने, अगर मेरे पास कोई कैविटी होता ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट यही होता है ना, ये वाला डिस्टेंस अगर मैं आर लिखूं तो ये होता, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस पॉइंट पे। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ पे तो कैविटी है, ठीक है, यहाँ पे तो कैविटी है, तो इस कैविटी के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो तो माइनस करना पड़ेगा मुझे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा, वो मान लो इसके लिए पहले वाले के लिए E1 हो रहा है, इससे मुझे माइनस करना पड़ेगा कैविटी वाले के लिए, तो वही तो आंसर होगा, क्लियर। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ से ये वाला डिस्टेंस R1 है और इसके सेंटर से कैविटी वाला जो कैविटी है स्फीयर, इससे यहाँ का सेंटर है, इस सेंटर से इस पॉइंट जो है R2 डिस्टेंस पे, ठीक है। और मुझे ये दे दिया कि सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो है B, ठीक है। तो देखो अब अगर लिखता हूं मैं E1 का वैल्यू कितना होगा, E1 का वैल्यू यही होगा rho by 3 R1 वेक्टर, माइनस करना है मुझे, तो ये रॉ देखो ये तो यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है, ये पोजीशन वेक्टर के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो इसके ऊपर भी वही रॉ होगा, तो रॉ by 3 और ये R2 वेक्टर, ठीक है। तो अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, तो रॉ by 3 ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। आई होप कि तुम समझ रहे हो कैसे अप्रोच क्या था। अप्रोच ये था कि ये वो वाला केस, पहले मैंने कहा कि एक कैविटी को छोड़ दो, बिना कैविटी के सोचो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने पहले ही निकाल के रखा था ये होगा। फिर मैंने कहा कैविटी को कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि कैविटी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसी पॉइंट पे उसको तुम्हें नेग्लेक्ट करना है, मतलब माइनस करना है, तो इसको तुमने माइनस किया तो ये तुम्हारे पास आंसर आया। अब देखो एक चीज, इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये है, इस स्फीयर के रेस्पेक्ट से इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है ये, यहां से इसका जो डिस्टेंस है मतलब वो तो b है। वेक्टरिकली अगर मैं कहूं तो b वेक्टर, देखो यहां से एक वेक्टर ऐसे गया, उसके बाद ऐसे एक वेक्टर गया, तो b वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इक्वल टू होगा तुम्हारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, है ना। तो इस हिसाब से b वेक्टर कितना हो गया, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, क्लियर। मतलब इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, b वेक्टर लिख सकता हूं, ठीक है। तो देखो यहां पे मैं फिर E जो नेट होगा वो होगा रॉ बाई 3 और इसका वैल्यू कितना होगा b वेक्टर, ठीक है। तो देखो इस प्रॉब्लम की खासियत यह है कि ये वाला पॉइंट कहीं पे भी होता। अब तुम कहोगे कि सर आपने तो माइनस कर दिया, पॉइंट यहाँ पे था, पॉइंट यहाँ पे लेते तो क्या होता, ये वाला पॉइंट कहीं पे भी होता, तुम अल्टीमेटली वैल्यू देखो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R1 एंड R2। रॉ जो है वो मैंने बताया है अभी, यहाँ इस केस के लिए कांस्टेंट है, तो रॉ तो कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट वो भी कांस्टेंट है, b क्या है, क्या अभी वेरिएबल है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो फिक्स्ड ही है, मतलब ये वाला जो फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा,
ठीक है, वो कांस्टेंट है। क्लियर? तो इससे ये वाला इंफॉर्मेशन भी पता चलता है कि यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट। आई होप कि तुम्हें समझ में आया। चलो आगे बात करते हैं। मैंने इसका हेडिंग ऐसा रखा था कि गॉस लॉ का एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही वाला प्रॉब्लम ही मैक्सिमम मतलब लेने वाला हूँ, गॉस लॉ का जहाँ पे एप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। चलो मान लो मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है। मेरे पास एक स्फीयर है हैविंग रेडियस कैपिटल आर और उसके कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, ठीक है। और एक स्फीयर है, मान लो ये स्मॉल आर मैंने दे दिया, ठीक है। ये स्फीयर 1, ये स्फीयर 2, ठीक है। इस स्फीयर पे मैंने कहीं पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया। क्लियर? अच्छा, पहले बात तो तुम पूछोगे सर ये स्फीयर है तो कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है? तो नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग नहीं है, ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ पे मैंने एक लाइन एलिमेंट एल लेंथ का चार्ज रख दिया, जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसका चार्ज पर लाइन एलिमेंट है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा, इसका वैल्यू है kx, वेयर k इज ए कांस्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पास दो सॉलिड स्फीयर है, तुम्हारे पास दो सॉलिड स्फीयर है, कॉन्सेंट्रिक सॉलिड स्फीयर है, रेडियस r और स्मॉल r मैंने बता दिया। मैंने कहा कि छोटा वाला जो सॉलिड स्फीयर है उसके अंदर q चार्ज है, और जो S2 वाला स्फीयर है, मतलब यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे S2 वाला है ऐसे नहीं कहूंगा मैं, यहाँ पे कहीं पे तुमने लाइन एलिमेंट चार्ज रख दिया जिसका लेंथ L है। क्लियर? तो अब तुमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू S1 एंड व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू S2, ठीक है। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू S1 एंड व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू S2। तो फ्लक्स मुझे निकालना है, मतलब ये गॉस लॉ का ही एप्लीकेशन होगा। तो गॉस लॉ में कहता क्या है, मतलब टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल चार्ज 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यही तो है ना। टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1/ε0 टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट पर्टिकुलर सरफेस। तो अगर मैं यहाँ पे फाई S1 लिखूं, S1 पे ध्यान दो तुम, S1 ये वाला सरफेस है, इसके अंदर कितना चार्ज है? Q है। तो इसका आंसर क्या होगा? Q/ε0। तो ये तो पहला आंसर है, ठीक है। अब तुम कहोगे कि सर तो फिर S2 अगर लिखूं तो क्या होगा? यहाँ पे भी मैं Q एनक्लोज लिखूंगा, तो S2 मतलब ये वाला सरफेस के अंदर तो ये वाला चार्ज आता ही है ना। तो Q वाला चार्ज तो आता ही है। अब इसके अंदर यहाँ पे और एक चार्ज है, मुझे पता नहीं बट एक और एक चार्ज है, मैंने माना कि ये स्मॉल q है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय ε0 ही होगा। मतलब बड़े जब तुमने ये वाला स्फीयर कंसीडर किया तब तुमने देखा कि इसके अंदर कौन कौन सा चार्जेस है। तो पहला तो ये वाला चार्ज है और दूसरा ये लाइन चार्ज है। तो इस लाइन चार्ज के लिए जो टोटल चार्ज होगा यहाँ पे वो मुझे निकालना पड़ेगा और मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, वही इसका फाइनल आंसर होगा, है ना। तो चलो देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा था ये लाइन चार्ज है, तो लाइन चार्ज के लिए टोटल चार्ज कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dx, q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dx। याद है ना वहां पे कैसे निकाला था? और q इक्वल टू पहले वाला केस इंटीग्रेशन ऑफ rho dv, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी था, ये स्मॉल वॉल्यूम था जिसको मैंने इंटीग्रेट किया। तो देखो लैम्डा कितना है और ये dx कितना होगा, मतलब कहां से कहां तक। मान लो ये पूरा लेंथ के लिए कितना चार्ज होगा वो तुम्हें चाहिए। इस पूरा लेंथ के लिए कितना चार्ज होगा, मतलब 0 to L के लिए कितना चार्ज होगा वो तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो लैम्डा क्या होगा? लैम्डा मेरे पास एक्सप्रेशन मेरे पास गिवन है, मतलब लैम्डा मुझे दिया हुआ है कि kx। तो लैम्डा मैंने लिखा kx और ये dx, ये लिमिट 0 to L है, ठीक है। तो k कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx होगा 0 to L। इसका आंसर कितना होगा? x²/2 और लिमिट पुट कर दोगे तो हाफ kx² होगा, ठीक है। देखो इतना तो तुम्हें आता ही होगा, आई होप कि ये तुम समझते हो कि ये कैसे होगा। हाँ, तो हाफ kx² होगा, तो इसका आंसर कितना होगा? x नहीं, सॉरी x नहीं,
ये एल पुट करोगे यहाँ पे लिमिट, तो इसका आंसर होगा क्यू प्लस हाफ ए एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये तुम्हारा H2 सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो ये होगा, ठीक है। तो H2 सरफेस से फ्लक्स तुमने कैसे निकाला, तुमने पहले देखा कि H2 सरफेस के अंदर चार्ज टोटल कितना है, तुमने देखा ये वाला चार्ज है प्लस ये एक लाइन एलिमेंट है, इसका लाइन एलिमेंट का लीनियर चार्ज डेंसिटी तुम्हें दिया हुआ है kx, बट इसमें चार्ज कितना है वो तुम्हें नहीं दिया, तुम्हें तो गॉस लॉ अप्लाई करना है, गॉस लॉ में तुम्हें चार्ज निकालना पड़ेगा, तो तुमने चार्ज यहाँ से निकाला, ठीक है। चार्ज तुम ऐसे निकालते हो, टोटल चार्ज पूरा लेंथ के लिए निकाला 0 to L, तो ये आंसर आ गया, इसको यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये तुम्हारे पास अल्टीमेट एक्सप्रेशन मिल गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलो। तो देखो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम लेता हूं। मान लो मेरे पास एक सिचुएशन ऐसा है, एक प्लेन शीट है, ठीक है। ये वाला प्रॉब्लम भी शायद जेई मेंस में आया हुआ है, यार तुम देख लेना, बट मैं सिचुएशन बता देता हूँ कि क्या है। एक तुम्हारे पास ना प्लेन शीट है, ठीक है, तो उससे तुमने क्या किया, तुमने एक चार्ज पार्टिकल को तुमने थ्रेड से ऐसे बांध के रखे हो, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसा नहीं बनाता, मतलब प्रॉब्लम को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए पहले तो मैंने बता दिया ये प्लेन शीट है, ठीक है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ ताकि तुम्हें प्रॉब्लम का ड्राइंग जो है वो थोड़ा सा ठीक लगे। मैंने पहले ऐसे क्यों नहीं बताया, अगर मैं पहले ऐसे बना देता तो तुम सोचते कि सर ने तो लाइन एलिमेंट ड्रॉ किया, ये लाइन एलिमेंट नहीं है, ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ठीक है। तो तुम्हें ये कह रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, ठीक है। ये यहाँ पे इसको थ्रेड से तुमने एक चार्ज है जिसका मास m है, तुमने इसको ऐसे बांध दिया। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो सिग्मा है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर ये एंगल थीटा हुआ तो एक चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है हैविंग चार्ज q, ठीक है, जो भी चार्ज हो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस q चार्ज है। तो इस चार्ज पार्टिकल को तुमने थ्रेड से इंक्लाइन करके ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर तुमने एट एन एंगल थीटा इसको ऐसे हैंगिंग पोजीशन पर रखे हो, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ये जान लो, अगर तुम्हारे पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट होता है, तुम अगर कोई भी एक पॉइंट लेते हो, कोई भी एक पॉइंट लेते हो, इस पॉइंट में वो गॉस लॉ का ही एप्लीकेशन है वैसे, इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन, ठीक है, ये तुम्हें पता है। मैंने पहले बताया था तीसरे जो थर्ड वीडियो था वहां पे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए तुम्हें क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। अगर इस पॉइंट पे तुम्हें फोर्स निकालना है तो इस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो इस चार्ज को कह रहा है कि यहाँ का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, अगर इस चार्ज को तुमने जैसे डायग्राम दिखा हुआ बनाया हुआ है ऐसे रखा है, तो ये वाला चीज इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, अगर मैंने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा, मैंने कहा कि ये अगर प्लेन शीट है, अगर ये प्लेन शीट है तो इसके यहाँ पे जो फील्ड है, कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, तो इसके यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये चार्ज भी तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो ये चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस साइड पे। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका वैल्यू कितना होगा, उसका वैल्यू होगा QE, है ना। अब Q, तो ये Q था, E कितना है, कोई भी एक पॉइंट हो, अगर ये वाला चार्ज यहाँ ना हो कि यहाँ पे होता, कहीं पे भी होता, तब भी सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट होता, तो सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट हो गया। अगर ये थ्रेड है तो स्ट्रिंग का मतलब टेंशन होगा T इस डायरेक्शन पे, ये चार्ज पार्टिकल का मास m इन्होंने बता दिया, तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड W इक्वल टू mg ऐसे काम करेगा, ठीक है।
अगर देखो मैं इसको ऐसे कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूं, अगर ये टी है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, तो ये वाला टी कॉस थीटा होगा, तो फिर ये वाला टी साइन थीटा होगा। क्लियर? आई होप कि डायग्राम अब तुम्हारा पूरा क्लियर हो चुका है। अब देखो इस डायग्राम से क्या पता चल रहा है, इस डायग्राम से पता चल रहा है कि अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ऐसे ही हैंगिंग पोजीशन में है, इसका मतलब ये जो टी कॉस थीटा है वो इसका इक्वल है mg का, और ये जो F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी है वो टी साइन थीटा का इक्वल है। मतलब तुम कहना चाहते हो कि टी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू mg, यहाँ से हम टी निकाल लेते हैं, टी इक्वल टू mg बाई कॉस थीटा, और टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ही लिख लेता हूं पहले। तो टी का वैल्यू हमें पता है वैसे mg बाई कॉस थीटा, तो टी का वैल्यू mg बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो टी लिख लिया मैंने, साइन थीटा लिखना है मुझे, तो साइन थीटा इक्वल टू एफ ही कितना है, क्यू सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तुम्हें मतलब क्वेश्चन क्या पूछा, तुम्हें क्वेश्चन ये पूछा कि सिग्मा जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा अगर ये सिचुएशन ऐसा हुआ, ठीक है। तो हम सिग्मा को एक साइड में रख लेंगे, तो थोड़ा सा और करता हूँ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा होगा, तो mg यहाँ पे टेन थीटा होगा, तो ये क्यू सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा कितना हो गया देखो, 2 एप्सिलॉन नॉट mg टेन थीटा, ये यहाँ चला गया 2 एप्सिलॉन नॉट mg टेन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू। एक बार चेक कर लेना, मैं कर देता हूँ वैसे, mg बाई कॉस थीटा, तो t mg बाई कॉस थीटा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट, आई होप कि मैंने सही लिखा। तो देखो ये चार्ज जो है, जो भी पार्टिकल है, मान लो यहाँ पे अगर प्लस क्यू है, मान लो अल्फा पार्टिकल है, तो इसका चार्ज तो कांस्टेंट है, फॉर ए गिवन पार्टिकल चार्ज तो कांस्टेंट ही होगा, तो चार्ज कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, mg सभी कांस्टेंट, ठीक है। तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेन थीटा हुआ ना, तो सिग्मा टेन थीटा का, आई होप कि यहाँ पे नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, तो सिग्मा जो है वो प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा होगा।